यस, आवाज आ रही है मेरी सभी को? ठीक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आई होप आपने जाके पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। मैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटाइज करता है। मैग्नेटाइज करने के बाद क्या करता है, अपनी खुद की फील्ड क्रिएट कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है तो वो हमने निकालने की कोशिश की थी। हमने क्या अज्यूम किया था, मैग्नेटिक मटेरियल को ही क्या मान लिया था, एक हाइपोथेटिकल सोलोनाइट। इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगी, सेम एज सोलोनाइट। और उस हाइपोथेटिकल सोलोनाइट में करंट दौड़ रहा होगा जिसे हम बोलते थे मैग्नेटाइजेशन करंट। ठीक है, इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन दी मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल किससे मिलके बना है, एटम। एटम जो है क्या होते हैं, अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। तो जैसे ही आप उसे सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मैंने निकाल लिया, तो वो आया फाइनली NIM। ठीक है ना, बात आई समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम भी बोल सकते हो उसे। ठीक है, क्या है ये म्यू है। ये म्यू होता है, ठीक है ना। परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम क्या होता है, म्यू। ठीक है, तो वही है ये बेसिकली। ये बेसिकली होता है क्या, इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन आता है। मैग्नेटिक इंडक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलोनाइट प्लस मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो उस बी को आप किससे डिवाइड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों का रेशियो होता है ये। बात समझ में आई क्या? कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, NI। ठीक है ना, ये NI था और ये कितना था, ये कितना निकाला था हमने, म्यू नॉट NI तो था ही, प्लस NIM। इन दोनों का रेशियो है बेसिकली। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। बाय डेफिनेशन ये है, ठीक है ना, ये मत सोचना ये आया कैसे है, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन यही है बेसिकली। ठीक है, और इसे अगर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हो तो आपको ये मिल जाता है, देखिए क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट कॉमन आ गया। ठीक है, NI कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया, प्लस M बाय, ये है एक्चुअल में म्यू। ठीक है, ठीक है, रेशियो है बस, और कुछ नहीं है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, बात समझ में आई। यस, देख लो, कर लो। AC जो है वो बोल रहा था चालू नहीं हो रहा है, सर ने कुछ किया है मुझे पता नहीं क्या, देख लो आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आवाज मत करो, ध्यान दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी अभी बताई थी मैंने, क्या होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, क्या थी, म्यू आर। क्या थी इसका रेशो था, क्या था, कुछ बोल रहे हैं।
म्यू आर, यू आर नहीं, म्यू आर। ये मैंने यू लिखा है, एक्चुअली में म्यू होता है ऐसे, ठीक है। हाँ, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। ये परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम है। और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों का रेशो होता है। ये पहले भी पढ़ा है आपने, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, बस यहाँ पे म्यू बाय म्यू नॉट हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ किसकी हैं, मैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक है ना। ये एटलीस्ट ये जो है रिलेटिव परमेबिलिटी, फिर क्या आ गया, म्यू आ गया, ठीक है ना, ये सब प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, ये बिल्कुल टर्म्स पूछी जाती हैं कई बार। वैसे तो आप पूछी नहीं जाएंगी क्योंकि अब आपका क्या हो गया, एमसीक्यू है, लेकिन हाँ इससे न्यूमेरिकल तो आएंगे। अभी देखना जरा, न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बड़े मजेदार न्यूमेरिकल होते हैं। जेई में तो खूब आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन आता है। करवाऊंगा ही जेई के क्वेश्चन, आपको पता चलेगा लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी निकाली जाती है, सब पता है वैसे तो। अगर आप इंटरनेट पे जाके देखोगे तो आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी हर एक मटेरियल की, ठीक है। परमेबिलिटी पता चल जाएगी, रिलेटिव परमेबिलिटी मिल जाएगी। क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करके जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल, जो लोग पीएचडी करते हैं, फिजिक्स में पीएचडी कर रहे हैं मान लो, तो वो एक मटेरियल को उठा लेंगे और उसके बारे में पूरा स्टडी कर लेते हैं, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज निकाल लेंगे। थर्मल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सब निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे टेबल रहते हैं। अगर आप, बल्कि ऐसे मैनुअल्स आते हैं जिसमें सिर्फ, ऐसी बुक्स भी आती हैं जिसमें सिर्फ मटेरियल रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज रहती है। बता रही है समझ में। और ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं, कई बार प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, तो अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर्स पे भी निकाली जाती है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बड़ा डाटा टेबल रहता है पूरा पूरा, अगर आप जाओगे आपको मिल जाएगा। और खासकर यूनिवर्सिटीज में तो ये रहती हैं, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें तो आपको ये टेबल से मिल जाएंगे एज इट इज। बात आ रही है समझ में, तो ये सब पता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए ये होता क्या है, ये क्या है बेसिकली, इट इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू टेक अप द मैग्नेटाइजेशन। मतलब ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि कौन सा मटेरियल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, अगर एक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो कितना मैग्नेटाइज हो पाएगा। तो ये नाम से पता चल रहा है, डेफिनेशन देखिए, इट इज एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू टेक अप द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये कि जितनी ज्यादा ससेप्टिबिलिटी होगी ना, उतना ही ज्यादा वो मैग्नेटाइज कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको तीन मटेरियल दूं, लेट्स टेक एग्जांपल, आयरन, कॉपर और एक और ले लो, एल्यूमिनियम ले लो। तीन मटेरियल है, आपने जो रेगुलर लाइफ में देखे होंगे। अब मुझे ये तो बता ही सकते हो कि अगर मान लीजिए इन तीन मटेरियल को, ठीक है, एक मैग्नेट के पास रखा जाए, कौन ज्यादा मैग्नेटाइज करेगा, आयरन। तो कहने का मतलब ये आयरन ज्यादा मैग्नेटाइज कर रहा है, तो आयरन की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। आया समझ में। एल्यूमिनियम थोड़ा सा कम करता है, तो एल्यूमिनियम की आयरन से कम हो गई। और कॉपर तो बहुत कम करता है, बहुत कम मैग्नेटाइज करता है, तो कॉपर की तो सबसे कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो ससेप्टिबिलिटी देख के ही आप बता सकते हो कि कौन कितना मटेरियल मैग्नेटाइज कर पाएगा। क्या बताइए समझ में। अच्छा ये है क्या, इट इज अ रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
इन दोनों का रेशियो है, एम और एच का रेशियो है। बात आई समझ में? तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है जनरली, हंसना मत, ठीक है, जाए 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 जाए, सुन रहा है भाई? हाँ? ए, है? किसी अंग्रेजी में लिखूं क्या, हिंदी में लिखूं? ठीक है, जाए बोलते हैं उसे, जाए। ठीक है, ठीक है नहीं? चलो ठीक है, वो नहीं भी है तो याद रखना जाए बोलते हैं इसे, ठीक है, इसे जाए से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये रेशियो है किसका, एम का और एच का। क्या एक्स, एक्स ऐसे लिखते हैं भाई साहब, ये बड़ा है, ठीक है। तो ये रेशियो है इन दोनों का। अब देखिए, कहने का मतलब ये है, एच जो थी वो क्या थी बेसिकली, जो, अरे भाई एच, एच क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी उसकी इंटेंसिटी थी, ठीक है ना। और जब मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइज होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होगा उतना ही एम ज्यादा होगा। तो फॉर दी सेम एच जिसका जिसमें एम ज्यादा डेवलप होता है उसका ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है। ये बिल्कुल वही है, ठीक है ना। अच्छा ये तो है ही फॉर्मूला, अब मुझे बताओ एच क्या था, एन आई, ठीक है, ये था ही। और कौन बताएगा एम क्या, फाइनली मैंने कैलकुलेट, एन आई एम। तो ये एन एन कैंसल आउट हो गया, तो आई एम बाय आई, मतलब ये दोनों, इन दोनों का रेशो भी हो सकता है। आई क्या है, करंट फ्लोइंग इन दी सोलोनाइट, और आई एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन करंट, इन दोनों का रेशो भी हो सकता है ससेप्टिबिलिटी। बात समझ में आई? एक और चीज देखो जरा, एक और चीज देखो इसमें, मैंने एक चीज की, मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं देखिए क्या आ रहा है, म्यू नॉट एम, म्यू नॉट एच। बात समझ में आई? अच्छा म्यू नॉट एम को हम ये लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई एम, और इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई। कौन मुझे बताएगा ये क्या था, ये म्यू नॉट एन आई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, या आप ऐसा सोचो ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। और ये क्या है, हाँ जो हाइपोथेटिकल सोलोनाइट बनी, हाइपोथेटिकल सोलोनाइट या मैग्नेटिक मटेरियल, बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल। तो बेसिकली ये रेशो हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल अपॉन इसकी मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइट। तो ये भी हो सकता है। तो आप देखिए इसके तीन फॉर्मूले बना दिए मैंने, एक्चुअल में बुक में तो एक ही मिलेगा आपको, लेकिन एक्चुअल में तीन होते हैं। देखिए आप जाए को एम बाई एच से भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो अगर सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है और मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो इन दोनों के रेशियो से भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं है?
यहां तक क्लियर है कि नहीं सभी को? ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ लो कि यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ, जिसका जायज ज्यादा होता है, जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है, वो उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकता है। कहने का मतलब ये, फॉर द सेम एच जिसका एम ज्यादा होगा, फॉर द सेम एच जिसका एम ज्यादा होगा, उसकी ससेप्टिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी और वो उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकता है। तो ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोर दी susceptibility of the material more the material can be magnetized. आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखिए, अगर आपको ससेप्टिबिलिटी पता है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यार ये तीनों प्रॉपर्टी ना बेसिकली कुछ, जैसे म्यू आर जाए ससेप्टिबिलिटी निकाला, फिर म्यू निकाला, क्या इनके बीच में कुछ रिलेशन है? देयर माइट बी अ रिलेशन, हो सकता है ना? तो यहाँ पे ये रिलेशन आपसे पूछा जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी निकाल दिया है मैंने। मुझे बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, ऊपर देखो, ये दिख रहा है? यहीं से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं। बात आ रही है समझ में? मुझे बताओ ये क्या है? ये क्या है? आई एम बाय, अभी बताया जाए, बताए। और म्यू नॉट को नीचे ले जाओगे तो, हाँ तो म्यू नॉट, म्यू बाय म्यू नॉट क्या हो जाएगा? म्यू आर हो गया मेरा काम, इतना ही है बस, और कुछ करना ही नहीं है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रिलेटिव परमेबिलिटी पता है, तो आपको क्या पता है? ससेप्टिबिलिटी पता है। ठीक है, तो डायरेक्टली कर देता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? म्यू इज इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट 1 प्लस यही है, म्यू नॉट को नीचे ले आओ, तो ये हो गया म्यू आर, म्यू बाय म्यू नॉट, तो ये म्यू आर हो जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी, और ये क्या हो जाएगा? ये है रिलेशन एक्चुअली। क्लियर हुआ? मतलब आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी भी मटेरियल का जनरली क्वेश्चंस में क्या दिया जाता है? म्यू आर दिया जाता है, जनरली दिया जाएगा आपको। देखो, सारी क्वांटिटी वैसे तो मैं एक ही बारी में मैं लिखवा सकता हूँ आपको, एक ही बारी में, ठीक है ना? वो माइंड में आपके ना एकदम चलनी चाहिए कि कौन सी चीज से मैं क्या निकाल सकता हूँ। ठीक है, एच एन आई, ठीक है, एम, एच मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एन आई, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एन आई एम। बात समझ में आ रही है? म्यू आर, म्यू बाय म्यू नॉट, म्यू आर किस पे डिपेंड करता है? ससेप्टिबिलिटी पे। ठीक है ना? म्यू आर और ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन है। म्यू आर पता है, ससेप्टिबिलिटी आप निकाल पाओगे। क्या बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। जनरली मैं डील जो करूंगा वो करूंगा किसमें? जाय में। अभी जो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, अब मैं मैग्नेटिक मटेरियल बताऊंगा, पहले तो मैं मैग्नेटिक मटेरियल आपको सारे बताऊंगा और उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। म्यू आर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। जितनी ज्यादा ससेप्टेबिलिटी उतना ज्यादा म्यू आर, और जितना ज्यादा म्यू आर उतना ही ज्यादा म्यू, उतनी ज्यादा परमेबिलिटी। और जितना ज्यादा म्यू, जिस मटेरियल का जितना ज्यादा म्यू, वो क्या करता है? चलिए ये भी मैं डाल ही देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? इसमें खुद ही बता सकते हो, वैसा यूज होता है ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे।
और पाए भी हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार, 3-4 चीजें दी थी, बोला परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर। इसमें कोर यूज होती है सॉफ्ट आयरन की, तो सॉफ्ट आयरन की यूज करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर मटेरियल। वैसे तो सॉफ्ट आयरन के बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ, बहुत चीजें बताऊंगा। सॉफ्ट आयरन और स्टील बेसिकली इसमें कंपेयर करते हैं, मेनली हम इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक चीज समझ लो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जिस मटेरियल का जितनी ज्यादा परमेबिलिटी होती है, जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी, आपको ये तो समझ में आ रहा है, वो उसके अंदर, उस मटेरियल के अंदर उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखिए मैंने आपको बताया था ना, थोड़ी कल ही बताया था कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है ना अंदर, वो होती है म्यू नॉट एन आई का कितना टाइम्स। इधर ध्यान दो, वहां पीछे क्या देख रहे हो, यही चीजें चलती रहती हैं क्या? हाँ, चल चार धूप है। अभी ये मूवी चल रही होती तो मूवी में सो जाता है, फिर क्या देखता है? क्या? अच्छा, कार्टून देखता है, हो जाता है। आजकल जो है ना वो, एक मूवी है कौन सी, बता रहा हूँ ना, वो तो याद करने के ना। हाँ, कौन सी है वो, द इनक्रेडिबल लाइफ ऑफ बेंजामिन बटन, सुना है? हाँ? वो बेंजामिन बटन जो था, उसको एक बीमारी थी। ऐसे बीमारी, ये हाइपोथेटिकल बीमारी कभी देखी तो नहीं गई। वो आया था ना, अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, जिसमें वो बुढ़ा पैदा होता है। नहीं नहीं, बुढ़ा पैदा नहीं होता, पैदा तो वैसे होता है, लेकिन उसकी एज बहुत जल्दी बढ़ती है। तो बेंजामिन बटन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो बेचारा जब पैदा हुआ था तो बुढ़ा पैदा हुआ था। मतलब पैदा, वो बच्चे पैदा हुआ, लेकिन वो बुढ़ा था। उसको ना मुंह पे झुर्रियां थी, ठीक है। और जब डॉक्टर ने उसे देखा, इसे 70 तरीके की बीमारियां, अलग अलग बीमारी, चल नहीं पा रहा, अर्थराइटिस है, चल नहीं पाता। वो ऑब्वियसली ज्यादा बच्चा थोड़ा ना चलेगा। वो जब 5-6 साल का हुआ था, तब भी वो चल नहीं पाता, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। उसे धीरे धीरे पता चला कि उसे बीमारी कैसी है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, वो जवान होता जा रहा है। हाँ, हाँ मतलब आम जो है, वो तो आम लोग क्या होते हैं, वो बूढ़े होते हैं। वो बूढ़े से जवान हुआ और लास्ट में मरा, फिर बच्चा हो गया। अरे वो हाइपोथेटिकल है, वो बना लिया है ना, स्क्रिप्ट होती है वैसी, है ना। तो वो वैसी आजकल के बच्चे होते जा रहे हैं, है ना। 25-26 साल की एज में, 25-26 साल की एज में हो जाता है, चलो। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो म्यू आर टाइम्स होती है, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में? जो आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है ये म्यू आर एन आई, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थी सोलोनाइट ने जो की। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, वो होगी म्यू आर टाइम्स, ठीक है। अब जितना ज्यादा म्यू आर, जितनी ज्यादा ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, उतना ज्यादा म्यू आर। इस फॉर्मूले से तो यही पता चल रहा है, बात आ रही है समझ में? और जितना ज्यादा म्यू आर, उतनी ही टोटल मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसे रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, मैं ऐसे बोल देता हूं कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगी। जहां जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, उतनी ही फील्ड लाइंस वहां से पास करती है। या ऐसे बोल दिया जाता है, मोर दी relative permeability of the material, more the material will allow the field line to pass through। वो अपने अंदर से उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस को पास होने देगा। क्या बताइए समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ये पॉइंट। मोर दी जाए, more will be its
relative permeability, more the field line will pass through the material. ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये फॉर्मूले याद रखना सारे के सारे, ठीक है ना, जो मैंने बताया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कराऊंगा तो जरूरत पड़ेगी। हाँ, एमसीक्यूज ही करवाऊंगा भाई, और क्या करवाऊंगा। आवाज मत करो यार, देख फालतू की आवाज क्यों कर रहे हो। चलो स्टार्ट करो। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये थोड़ा ढंग से समझ लेना क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, तो ढंग से समझना है। वैसे तो ये अब जो भी मैं करवाऊंगा वो थ्योरी है, पूरी थ्योरी है, तो लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो शेयर करवाऊंगा ही मैं, ठीक है ना। आप बस समझ लो ढंग से, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, वैसे तीन नहीं 5 टाइप के हैं, आपके में 3 ही है। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसे 5 टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है ना। 5 है, कौन कौन से बता देता हूँ। एक है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये तीन तो आपके सिलेबस में है, इसके अलावा भी होते हैं। एक फेरी मैग्नेटिक होता है और एक एंटी फेरस मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है ना। बट ये दोनों आपके सिलेबस में दिए नहीं है, लास्ट वाले 3 ही है सिर्फ आपके सिलेबस, ठीक है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब एक एक करके मैं पहले बता देता हूँ कि डायमैग्नेटिक कैसे मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक कैसे है और फेरोमैग्नेटिक है, फिर मैं एक एक करके क्लासिफाई करूंगा, उनकी प्रॉपर्टीज देखूंगा, ठीक है ना। और ये रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ मटेरियल डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक है, तो रीजन भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना इसका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो देखिए सबसे पहला मटेरियल है डायमैग्नेटिक। मुझे बताओ कैसे मटेरियल है डायमैग्नेटिक। देखिए क्या है, दोज मटेरियल विच डेवलप्स वेरी स्मॉल मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब ये कमाल, ये थोड़े अलग मटेरियल होते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, ध्यान से समझना। जनरली क्या होता है, अगर जनरली जो आप देखते हो मटेरियल, जैसे आयरन रख देते हैं ना आप, जैसे ये एक मैग्नेट है मान लीजिए, दिख रहा है, ये मैग्नेट है, यहाँ आ गया नॉर्थ, यहाँ आ गया साउथ। तो जनरली क्या होता है, अगर आपने एक छोटा सा मटेरियल इसके पास रख दिया जनरली, ठीक है ना, ऐसे आयरन का पीस रख दिया, ये बनाना नहीं है, ये समझना है, ठीक है ना, बनाना नहीं है, तो आयरन क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाता है। तो अट्रैक्ट क्यों होता है, देखिए ध्यान से समझना, होता क्या है, यहाँ साउथ है ना, तो यहाँ आ जाएगा नॉर्थ, यहाँ आ जाए, ये जनरली होता है, ये आयरन के केस में ध्यान देना, ये आयरन के केस में, और ये मिटा के फिर मैं दूसरा केस बनाऊंगा, डायमैग्नेटिक का बनाऊंगा। आयरन जो है वो डायमैग्नेटिक नहीं होता, रियल लाइफ में तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, मैग्नेट के पास क्या रख देंगे, आयरन रख देंगे। आयरन अट्रैक्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ साउथ है ना, ये साउथ है, तो इसके पास क्या डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ, आयरन में नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, और अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा, साउथ। बात समझ में आई। अब ये साउथ इस नॉर्थ को क्या करेगा, और ये साउथ साउथ को
अट्रैक्ट ज्यादा करेगा कि रिपेल ज्यादा होगा? अट्रैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ, ये साउथ के पास है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन तो ये इधर खिसक जाता है, पास आ जाएगा। बात समझ में आई? ये रेगुलर लाइफ में होता है, जो बच्चे खेलते हैं, लेकिन इस मटेरियल के साथ ऐसा नहीं है, तो ये मिटा देता हूं। ये मटेरियल अलग है। ये मटेरियल क्या है देखना जरा भी। आपने ली मैग्नेट, अच्छा एग्जांपल देखो, कॉपर। कॉपर क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। क्या बता रही है समझ में? यहाँ है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है अपनी आपकी मैग्नेट। इसमें उल्टा होता है। अगर आपने यहाँ पे कॉपर का पीस रख दिया, मान लो ऐसे कि कॉपर का पीस है, तो यहाँ उल्टा होगा। यहाँ साउथ है ना, तो यहाँ साउथ आ जाता है, मतलब ये उल्टा मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होगा बट उल्टा होगा, इसलिए मैंने क्या लिखा है, इट डेवलप्स वेरी स्मॉल मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन टू दी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब देखिए क्या होगा, यहाँ साउथ है मैग्नेट का, तो यहाँ क्या आएगा, बिल्कुल पास वाले कॉर्नर पे साउथ आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, नॉर्थ। तो ध्यान से समझना, सबसे पहली चीज तो ये पता चली कि अगर मैं इस मैग्नेट की बात करूं, तो ये कौन सी एक्सिस है, एक्सियल। एक्सियल लाइन पे बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे कॉपर रखा हुआ है किस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मूवमेंट देखिए। मैं मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं यहाँ पे किस डायरेक्शन में, ध्यान से समझना। इसका डायपोल मूवमेंट है इस तरफ, ठीक है। आपको ये तो पता है एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो है इस तरफ, जो मैग्नेट ने प्रोड्यूस की। बात समझ में आई? लेकिन ये भागा किस तरफ, इसे भागना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चाहिए था, जनरली तो ऐसा ही होता है। लेकिन देखिए क्या होगा, ये साउथ साउथ क्या करेगा, रिपेल, और ये साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन, तो ये भाग लेगा इस तरफ, ये उल्टा भागेगा, मतलब ये रिपेल हो जाता है। क्या बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, सो ये रिपेल होते हैं, दीज मटेरियल रिपेल्स। ये रिपेल हो जाते हैं, मैग्नेट के पास नहीं आते, ये मैग्नेट से क्या जाते हैं, दूर जाते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा दिखता तो नहीं, आपने मैग्नेट के पास कॉपर रखा तो ऐसा लगता तो नहीं है कॉपर दूर जा रहा है, वो तो वहीं पे पड़ा रहता है। उसका रीजन है क्योंकि जब कॉपर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो कॉपर किसी सरफेस पे पड़ा होगा, जो रिपेलिंग फोर्स है ना, ये इतनी ज्यादा नहीं होती कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके। समझ में आएगी नहीं? अगर आपने एक ऐसा सरफेस बनाया जो कि बहुत स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन जीरो कहाँ होता है जनरली, वैक्यूम पे। लेकिन कहीं ना वैक्यूम पे ले चलो, जो वैक्यूम में ले जाना, स्पेस में ले जाना, यू विल सी दैट कि कॉपर जो है रिपेल करता है। कभी नहीं करता ये मटेरियल, कभी अट्रैक्ट नहीं करता ये मटेरियल। देखिए मटेरियल मैंने वैसे, मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ मैंने कुछ मटेरियल लिखे हुए हैं, लेकिन अब बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इतने सारे मटेरियल हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डायमैग्नेटिक है? तो आप क्या देखोगे, ससेप्टिबिलिटी देखोगे। आप सिर्फ ससेप्टिबिलिटी देख के पता कर सकते हो कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या पैरोमैग्नेटिक। अभी बता दूंगा कि कैसे देखोगे, ठीक है। मैं ससेप्टिबिलिटी जब मैं बताऊंगा, तो सबसे पहली चीज तो ये पता चलती है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल करते हैं, ठीक है, दूर जाते हैं। बात समझ में आई? और देखिए क्या पता चलती है, वैसे प्रॉपर्टीज में सब आ जाएंगे, लेकिन यहीं पे बता देता हूँ। कौन मुझे बताएगा कि जो मैग्नेट है वो सबसे ज्यादा फील्ड कहाँ प्रोड्यूस करेगी? कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं, ध्यान देना। यहां, यहां, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेट के पास ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, तो यहाँ पे जो फील्ड आएगी वो होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड, B1 जो होगी वो होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड,
और ये कैसी होगी, वीक फील्ड, मतलब स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। अब बताओ ये कहां भाग रहा है, अपोजिट टू दी मैग्नेटिक फील्ड, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कॉपर ऑलवेज मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड। अगर कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऑब्वियस सी बात है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो मैग्नेट है ये कैसी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। अलग अलग जगह पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। तो कॉपर हमेशा, डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा कहां जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाता है। बात समझ में आई। और क्या पता चली, देखिए और बात क्या पता चल रही है, देखिए ये मैग्नेटाइज हो गया ना, यहाँ आया साउथ, यहाँ आया नॉर्थ, तो इसमें एक डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो गया। इस मटेरियल के अंदर खुद मैग्नेटाइज कर गया ना मटेरियल, तो इसके अंदर कुछ डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो गया। इसका डाइपोल मूवमेंट है इस तरफ, किस डायरेक्शन में, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो कॉपर में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आया वो बाहर वाली फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इट डेवलप्स वेरी स्मॉल मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन टू दी मैग्नेटाइजेशन। मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट, कॉपर का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो आया है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आई। ठीक है, तीन चीजें तो मैंने यहाँ पे बताई दी, अभी प्रॉपर्टी आगे देखेंगे, लेकिन तीनों से रिलेटेड ही सारी प्रॉपर्टीज में बताते जाऊंगा, देखना इन तीन से। समझ में आया कि नहीं। कहाँ भागता है ये मटेरियल, अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, या स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ। बात आई समझ में। और इसमें जो डाइपोल मूवमेंट डेवलप होता है वो बाहर वाली फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। समझ में आया कि नहीं। ये पहला मटेरियल, अभी मैं इसे और एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के, ठीक है। दूसरा मटेरियल देख लेते हैं। दूसरा मटेरियल क्या है आपका, पैरामैग्नेटिक। अब देखिए क्या है ये कैसा मटेरियल, those material which develops very small magnetization in the direction of magnetic, मतलब जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में, ये बाहर वाली है, ध्यान देना, ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो मैग्नेट है ये प्रोड्यूस कर देगी बाहर वाली, मतलब ये एक्सटर्नल या मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, कहने का मतलब ये। इसके पास आपने एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, लेट्स टेक एल्यूमिनियम रख दिया, ठीक है, ये एल्यूमिनियम है। अब ये कैसे मैग्नेटाइज हो रहा है, देखे बताएगा कोई कैसे मैग्नेटाइज हो रहा है, which develops very small magnetization in the direction of, मतलब ये रेगुलर मटेरियल है हमारा, ये डायमैग्नेटिक नहीं, ये रेगुलर मटेरियल जो काम करता है। तो यहाँ क्या है, साउथ, तो यहाँ आ जाएगा नॉर्थ, यहाँ आ जाएगा साउथ। तो अब सोच के बताओ कि ये साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये साउथ साउथ को रिपेल करेगा। तो ये किस तरफ आएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इट विल। ये किस तरफ खिंचता चले जाएगा, मैग्नेट की तरफ खिंचता हुआ चले जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ ये दिखता नहीं है, रेगुलर लाइफ में नहीं दिखता, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ना वो बहुत कम मैग्नेटाइज होता है। ये ऐसे मटेरियल है जो बहुत कम मैग्नेटाइज होता है। समझ में आया। एल्यूमिनियम, मैग्नीज, क्रोमियम, ऐसे एग्जांपल ये प्लैटिनम, सोडियम, ऑफ कोर्स बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। लेकिन कैसे पता चलेगा, वो देख के पता चलेगा, ऐसे नहीं देख के पता कर सकते। आपको क्या देखना पड़ेगा, ससेप्टिबिलिटी देख के बताना पड़ेगा, ठीक है ना। बता रही है समझ में। किधर मूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग टू वीक की, वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये हमेशा वीक टू स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीक फील्ड होगी और यहाँ पे क्या होंगे,
स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बात आ रही है समझ में? देखिए, इसने प्रोड्यूस किया, ये जो मैग्नेट है इसने प्रोड्यूस की मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? देखिए यहाँ पे किस डायरेक्शन में की? इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? तो आप देख सकते हो उसका डायपोल मूवमेंट इस तरफ है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, वो किस डायरेक्शन में होगी? डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। और इसका जो डायपोल मूवमेंट है जो इसमें डेवलप हुआ, मैग्नेटाइजिंग मटेरियल के अंदर डेवलप हुआ, वो किस डायरेक्शन में आया? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, तो तीन चीजें इसमें पता चली। क्या पता चली? कि ये बहुत वीकली, और इसका एक वर्ड होता है फेबल, छोड़ दो वीकली, लिखो कोई फर्क नहीं। वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, बहुत वीकली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। और हमेशा कहां से कहां मूव करेंगे? वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। इनके अंदर जो डायपोल मूवमेंट डेवलप होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है। बात समझ में आए? ये है पैरामैग्नेटिक। क्लियर हुआ यहां तक? कहा? ऊपर रख दो, ऊपर रख दो। पर मैं वही तो बता रहा हूँ ना, अगर ऊपर रख दिया आपने तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे फील्ड ज्यादा है कहाँ पे कम है। हाँ, जीरो होती। मैग्नेट के ऊपर थोड़ा जीरो होती, मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे बताई थी ना, इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होती है? हाँ होती, लेकिन डायरेक्शन देखनी पड़ेगी आपको, डायरेक्शन किस तरफ होगी, या तो ऐसे या ऐसे। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जैसे ही आपने ये रखा तो यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है, मूव तो इधर ही करेगा, ऐसे करेगा। बात आ रही है समझ में? ऐसे ही करने वाला है मूव, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा या सेम डायरेक्शन में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है, तो आप बता पाओगे, आप बस चेक करोगे और कुछ नहीं, ठीक है। तीसरा कौन सा है मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक। अब ये जनरली क्या होते हैं, ये थोड़े ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जो रेगुलर लाइफ में यूज होते हैं। ये दोज मटेरियल which develop strong magnetization in the direction of magnetizing field। ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं, एक्चुअल में होते तो पैरामैग्नेटिक जैसे ही हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज कर जाते हैं। तो इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, ये बिल्कुल पैरामैग्नेटिक जैसा ही होगा सब कुछ यहाँ पे भी। सब कुछ पैरामैग्नेटिक जैसा ही है, ठीक है ना। बट ये मटेरियल क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर जाते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसमें ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेट। और इसके साथ में आपने एक मटेरियल रख दिया, लेट्स टेक आयरन। आयरन इज एग्जांपल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, समझ में आया कि नहीं? तो ये आयरन रख दिया, तो यहाँ तो सबसे पहले नॉर्थ, यहाँ साउथ। बात आई समझ में? कहाँ जाएगा? अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस से बात है, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, या इट विल मूव टुवर्ड्स द इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बोल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कौन सी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ध्यान देना, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करना स्टार्ट कर देगा। या ऐसा बोल सकते हैं, इट विल मूव टुवर्ड्स वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। वही चीज है सब कुछ, बस थोड़ा सा ज्यादा करता है। बात आ रही है समझ में कि ये थोड़ा सा ज्यादा कर लेता है, बस और कुछ नहीं। जैसे एल्यूमिनियम रखा तो लगेगा ही नहीं एल्यूमिनियम अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों? पैरामैग्नेटिक है।
या ससेप्टिबिलिटी बहुत कम है उसकी, बहुत कम है। इसकी ससेप्टिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये मैग्नेट के पास रखा एकदम मैग्नेट के पास पहुंच जाता है। बात आ रही समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? अब एक एक करके लेंगे, ठीक है ना, एक एक करके लेंगे। सबसे पहले कौन सा मटेरियल है? डायामैग्नेटिक। मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, सबसे पहले मटेरियल लूंगा। मटेरियल जैसे डायमैग्नेटिज्म, तो व्हाई इट इज शोइंग डायमैग्नेटिज्म, उसका रीजन क्या है ये पहले बताऊंगा, और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा तीनों की। ठीक है, लिखना है लिख सकते हो, समझना है समझ सकते हो, ठीक है ना। वैसे भी ये मैं सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना, ये कहानी की तरह है और कुछ नहीं, मैं कहानी की तरह बताऊंगा आपको और कुछ नहीं, ठीक है ना। समझ लो, लिखोगे तो क्या होगा, लिखते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा कुछ। ये वैसे ही मैं सब शेयर करूंगा, और आप अगर आज ही जाके पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ये कहानी की तरह, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक एक करके समझो। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डायमैग्नेटिज्म क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूँ डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर कौन से मटेरियल डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, ठीक है ना, और उसका रीजन क्या है, कि ऐसा क्या होता है कि उन मटेरियल को जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उनमें जो डाइपोल मूवमेंट डेवलप होता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। ये रीजन देखना है बस, ठीक है ना। सबसे पहला तो ये समझ लो कि कौन से मटेरियल डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। वो मटेरियल जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? पेयर्ड का मतलब 2 4 6 8, ये दिख रहा है, ये पेयर्ड है। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे ही आप बोलोगे कि सर 16 है, तो 16 में जो 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शेल्स में डिवाइड रहते हैं, पता है ना आपको। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है ना सभी को। देखो मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, अरे क्या हो गया भाई। हाँ, हो गया ठीक। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि हीलियम है, ये मिटा दूंगा अभी, ठीक है, लिख रहा हूं मैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें? 2, 2 होते हैं ना। क्या लिखते हो, कैसे? IS2? अरे यार, मैंने आई लिख रहा हूँ, है ना। 1s2। मैं अपने ऊपर हंस रहा हूँ, तेरे ऊपर नहीं हंस रहा। याद ही नहीं रहा, 1s2 पता नहीं था, है ना। और अगर इससे अगला लिखूं, लिथियम, 3 होते हैं ना। क्या लिखते हो? 2s1। देखिए ये 1s 2s क्या होता है? अच्छा, तो 1s क्या होती है? के शेल, ठीक है। और 2s क्या होगी? अरे भाई, के शेल, एम शेल, एन शेल होती है ना, और इनमें भी सब शेल्स होती है। सब शेल्स होती है ना, जैसे 2 में जब आप एम में जाते हो तो 2s भी आता है, 2p भी आता है। बात आ रही है समझ में? सब शेल्स होती है। क्लियर है? 11th में, पिछली क्लास में। चलिए ठीक है, छोड़ दो। जब मैं जिस चीज को मैं पढ़ा नहीं रहा हूं तो उसमें करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दो। तो ध्यान देना, डायमैग्नेटिक मटेरियल वही शो करते हैं जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। समझ में आया? लेकिन सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भी नहीं काम चलेगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने चाहिए। जिस सेल में रोटेट करने, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करनी चाहिए। जैसे अगर एक क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो दूसरा कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेगा। फाइनली जो है इसने जो है दम तोड़ ही दिया।
बीच बीच में ना ये तोड़ देता है तब। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। देख लो, दोज मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल शो करते हैं? दोज मटेरियल्स, नहीं भी लिखोगे चलेगा, which shows, which has paired electrons, rotating in opposite direction, या उनकी ना स्पिन अलग होती है। स्पिन का यहाँ पे लेने का मतलब नहीं होता, दो चीजें होती हैं, एक ऑर्बिटल होता है और एक स्पिन होता है। ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट में रोटेट होना, और एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट भी, वो छोड़ दो, वो यहाँ पे लेना नहीं है। स्पिन का रोल कहाँ आता है? सिर्फ पैरामैग्नेटिज्म में, यहाँ पे कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? दोज मटेरियल विच हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट rotating in opposite direction. हाँ, स्पिन का मतलब होता है ये, ठीक है, और रोटेशन का मतलब होता है ये। समझ में आ रहा है? अरे यहाँ पे झूला लगता है ना, ये क्या बोलते हैं, झूला क्या बोल रहे हैं यार, यहाँ पे मेला नहीं लगता? हाँ, मेला लगता है ना यहाँ पे, तो आपने देखा होगा वो जाइंट व्हील है ना, तो जाइंट व्हील रोटेट करता है। जाइंट व्हील में क्या लगे रहते हैं? छोटे छोटे, जिसमें आदमी बैठते हैं ना। अब आपने देखा होगा कि जब आप बैठ जाते हो उस पर, तो ये तो रोटेट करता है, लेकिन ये ऑसिलेट करता है, नहीं करता? ऑसिलेट करता है ना। और ऑसिलेट क्या, रोटेट भी करता है? ऑसिलेट नहीं करता, रोटेट करता है। देखिए क्या होगा, जब आप नीचे रहते हो, ये जाइंट व्हील बना के दिखाता हूँ, देखिए ऐसे है ना, ये जाइंट व्हील ऐसे रहता है। तो जब आप नीचे रहते हो तो आपका ये जो हिंडोला है, इसे हिंडोला बोलते हैं। हिंडोला नहीं समझ में आया? हिंडोला समझ में आता नहीं है? हिंडोला, इसे हिंडोला ही बोलते हैं, ऐसे कुछ। तो ये नीचे रहता है, दिख रहा है, और यहाँ पे भी नीचे रहता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ जब ये ऊपर गया, तो ये ऐसे क्यों नहीं है? ये रोटेट कर गया, ये एक रोटेशन कंप्लीट कर चुका है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जब ये कौन सा है, ये क्या है, ये खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट करना, इसे बोलते हैं स्पिन। ये अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, देखिए ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे, यहां से जब यहां तक गया। बात समझ में आई? और इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। तो ऑर्बिट और स्पिन में अंतर रहता है, यहां पे सिर्फ ऑर्बिट की बात हो रही है, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो ऐसे मटेरियल जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड दे आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दीज मटेरियल विल शो डायमैग्नेटिज्म। बात समझ में आई? ठीक है, सबसे पहले ये चीज समझ लेनी है आपको। अब ध्यान देना, मैं बना के दिखा रहा हूं कि ऐसा क्या होता है कि ये डायमैग्नेटिज्म शो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझना इसको। देखिए इधर, ये देखिए, ये है पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होगा, ठीक है। दूसरा, ये है दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, बट ध्यान देना दोनों का ऑर्बिट सेम है। बना रहा हूं, ये डायग्राम थोड़ा सा बेकार बनेगा, लेकिन ढंग से समझ लेना। दोनों एक ही ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बना दिया, अपोज, मैंने अलग अलग बनाया ताकि समझने में इजी हो, ठीक है।
ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट का, जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये रोटेट कर रहा है एस से। बात समझ में आई? और ये इलेक्ट्रॉन मतलब इसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन वो रोटेट कर रहा है ऐसे। ठीक है, अभी ध्यान देना, मैंने कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई नहीं की है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं है, तो यहां लिख दे रहा हूं नो मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कौन मुझे बताएगा इसका डाइपोल मोमेंट किस तरफ है और इसका किस तरफ है? बताओ, बताया ना, सिखाया मैंने आपको। अच्छा, ऊपर से जब देख रहे हो इसको, जब ऊपर से देखोगे, कौन मुझे बताएगा करंट किस डायरेक्शन में? देखिए, ऊपर से जब आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, देखिए एस से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऊपर जब आपने देखा तो क्या आ गया, नीचे क्या है, तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट आएगा वो किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। इसका डाइपोल मूवमेंट आया नीचे की तरफ, ये है एम वेक्टर। क्या बात आई समझ में? अच्छा, ये निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स एक है, और बल्कि मैंने निकालना सिखाया था ये आपको। ये होता है ई म्यू या ई एफ, बताया था नहीं? करंट में बताया था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बट ठीक है, यहाँ निकाल रहे हो ठीक है, नहीं निकाल रहे तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ तो मुझे कुछ और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसका डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है। ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, फिर देख लो ये कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। अरे इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे करता है? क्लॉकवाइज। तो ऊपर क्या गया? साउथ, नीचे आया, और साउथ टू नॉर्थ होता है, यानी कि नीचे की तरफ। क्या बात आई समझ में? अब इसका देखो, ये कैसे कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। करंट कैसे करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे, तो इसका डाइपोल मूवमेंट किस तरफ? ऊपर की तरफ। बात समझ में आई? और उतना ही आएगा, सब कुछ तो सेम है। ये आगे चल के पता चलेगा आपको। आप बोलोगे कि सर क्या पता ये थोड़ा तेज भाग रहा हो, ये थोड़ा कम तेज भाग रहा हो ना, दोनों सेम स्पीड से भागते हैं, दोनों का ऑर्बिटल रेडियस सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों को कंबाइन कर दो, और मैं आपसे बोलूं बताओ नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस एटम क्या है? जीरो। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मूवमेंट है नीचे की तरफ, दूसरे का है ऊपर की तरफ, और दोनों का सेम है, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो इससे एक चीज पता चलती है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो एटम है उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आया? जीरो। ठीक है, बोथ डाइपोल मूवमेंट will cancel out each other. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये पूछे जा सकते हैं, कहीं सोचो कि ये पूछे नहीं जा सकते। कोई पूछ लेगा आपसे, बताओ डायमैग्नेटिक मटेरियल के एक एटम का डाइपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो। क्या बताओगे? जीरो। समझ में आया? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं। कौन सी फील्ड? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना क्या होगा।
नेक्स्ट एक फिर से ये बनाया मैंने। ठीक है। अच्छा ये किस तरफ रोटेट कर रहा था? अब पीछे क्या दिख रहा है तुझे? पीछे क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा ना, आगे देखना है। हाँ पीछे देख रहा है। बड़ी दिक्कत होगी वरना आगे चल के तेरे को। पता है कैसे होती है दिक्कत? एक बार क्या हुआ कि हमारे ना कॉलेज के कुछ लड़के थे, उनको प्लेसमेंट हुई थी एक्सेंचर में। एक्सेंचर एक कंपनी है ना? एक्सेंचर पता नहीं है? इन्फोसिस तो पता होगी। एक्सेंचर वैसी एक कंपनी है, आईटी में डील करती है। अब क्या होता है कि जब अब इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है ना, तो कुछ ऐसी कंपनी होती है मास रिक्रूटमेंट वाली, तो 100 150 बंदे ले आती है। तो 3 4 बंदे हो गए, उनका सिलेक्शन हुआ। पहले दिन गए एचआर जो है मिली पहले दिन। अब एचआर जो है एक लड़की थी, लड़की नहीं मतलब ओल्ड एज वुमन का मतलब, वुमेन थी, काफी एज थी, 40 45, काफी एक्सपीरियंस थी। अब क्या होता है, शुरू शुरू में जब इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के आते हैं तो उन्हें लगता है पता नहीं वो तो बहुत ज्यादा स्टड है, हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं एक्चुअल में। तो उन्होंने बैठा दिया सबको, 150 200 जो भी स्टूडेंट आए होंगे उस समय जिनके सिलेक्शन हुआ होगा, बैठ गए। 3 4 स्टूडेंट पीछे बैठे थे। तो ऐसा ही हुआ कि वो बोलना स्टार्ट किया, जैसे ही वो हंस पड़े वहां पे। तो वही हंसे सिर्फ। अब उसका दिमाग खराब हो गया, अरे यार यहाँ मैं जो लेक्चर दे रही हूँ, बता रही हूँ, तुम्हारे लिए बता रही हूँ, मुझे कौन सा शौक पड़ा हुआ है। तो उसने जैसे ही लेक्चर देना स्टार्ट किया वो हंस पड़े, और उसे पता चल गया एक्चुअल में। पता तो चल ही जाता है, लेकिन ये नहीं पता चला हंसा कौन। उसने बोला देखो, बता दो कौन हंसा है, क्योंकि फिर मैं मुझे अगर पता चला, मैंने फिर निकाल लिया, तो मैं सीधा उड़ा दूंगी यहाँ से, यहीं से पहले दिन तुम आउट हो जाओगे। वो उठे नहीं, अगर उठ जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसने बोला, उसने एक तकनीक अपनाई, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, उसने बोला तुम्हें बताओ, तुम्हें कहाँ से आवाज सुनाई दी थी? तो उसने बोला सर पीछे से। पीछे से? तुम्हें कैसे आवाज सुनाई? इधर से। तुम्हें कहाँ सुनाई दी? पीछे। ऐसे पकड़ते पकड़ते लास्ट में जो है तीनों को पकड़ लिया। पता चल जाता है। लास्ट वाले कैसे बताएंगे? पीछे ही बैठे थे, अजीब बात कर रहा है। लास्ट वाले बताएंगे पीछे जो है, पीछे जो है बैठे हुए, पीछे कोई इंसान ही नहीं है। पता चल जाता है। उसने फिर मान लिया कि भैया मेरे से ही गलती हुई है, हम जो है हंस पड़े। उसने उसी दिन उड़ा दिया। पहले दिन। हाँ पहले दिन ही उड़ा दिया। सच की बात है ये, मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, सोचो। हो जाता है कई बार ऐसा। इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान दो। ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दी। ठीक है। अब आप बोलोगे सर किस डायरेक्शन में, तो लेट्स टेक ऊपर की तरफ। वैसे तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बट मैं सिंपलेस्ट केस ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर डायरेक्शन में। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जो लगाई है, बात समझ में आ रही है? अरे आजा भाई। बस
इन मशीनों पे ना भरोसा नहीं किया जा सकता, पता है तुम्हें। ये कभी भी धोखा दे देती है, पता है तुम्हें। चलिए, ठीक है, चलो ध्यान दो। विद मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो देखिए क्या हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा था। हाँ जी, ठीक है। कौन मुझे बताएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जो किसमें मूव कर रहा है, इस पे क्या लगेगी। अरे भाई, चार्ज जो है, चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पे क्या लगती है, फोर्स लगती है। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान दो, ध्यान से समझना, ठीक है। ये इस इंस्टेंट पे, इस जगह पे ध्यान देना, इस जगह पे कहाँ मूव कर रहा है, ऐसे अंदर की तरफ। बात आ रही है समझ में। तो इस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो किस तरफ है, इस जगह पे ध्यान देना, इस जगह पे। वैसे तो ये रोटेट कर रहा है देखिए ऐसे, लेकिन मैं इधर से बता देता हूँ, उससे आपको एक्सप्लेन, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस पे फोर्स लग रही होगी किस डायरेक्शन में। देखिए ये ना इधर भाग रहा है, इस इंस्टेंट पे ऐसे भाग रहा है, वेलोसिटी इस तरफ हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। कौन मुझे बता देगा इसको फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। करो, राइट हैंड थंब रूल, वी क्रॉस बी। ये देखिए वी क्रॉस बी, ऐसे किधर, अरे इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज पे किस तरफ लगती है, वी क्रॉस बी, और नेगेटिव पे कहाँ लगती है, बी क्रॉस वी। समझ में आया। तो बी क्रॉस बी किधर है, अरे यार ये तो हद हो गई है।
चलो देखो, देख लो, देखो ये मान लो अर्थ है। आवाज मत करो यार, यहाँ दो वैसे, देखो ध्यान से देखो, ये सैटेलाइट है, ठीक है। अब इमेजिन करो ये एक पर्टिकुलर स्पीड से दौड़ रही है, ठीक है। जितनी भी इसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी, ठीक है, मान लो ये 30,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है। थोड़ा सा ध्यान से समझना मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लीजिए इस पे ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा किसी ने एक्स्ट्रा फोर्स और लगा दी। ध्यान से समझना, ग्रेविटेशन तो लग रही थी अर्थ, ग्रेविटेशन तो लग रही है, ध्यान देना, ग्रेविटेशन तो लग ही रही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फोर्स और लगा दी किसी ने। अब ये चाहती है सैटेलाइट इसी ऑर्बिट में रोटेट करती रहे, इसे क्या करना पड़ेगा? अरे नहीं, वो लगा ही नहीं सकती, कौन लगाएगा? वो अपने ऊपर फोर्स लगा लेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी उसे। अरे भाई, तुम अपने ऊपर फोर्स लगा सकते हो क्या? या ऐसे नहीं सर, लगा सकता नहीं तो घूसा मारता हूँ। अरे भाई घूसा किसे मार रहा है तू? हाथ से मार रहा है इसको, यहाँ पे लगा, ठीक है ना। आपने लगाई अपने ऊपर 100 न्यूटन, तो इसने तेरे पे लगा दी 100 न्यूटन। आप अपने ऊपर कभी फोर्स नहीं लगा सकते, फोर्स हमेशा क्या लगती है, बाहर से ही लगती है, कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाता है। तो ध्यान देना, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लगी है, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है, ये कोशिश करेगी इसके ऑर्बिट को घटाने की। और ये अगर चाहता है, ये सैटेलाइट चाहती है कि मेरा ऑर्बिट जो है घटे ना, मैं इस सर आप म्यूट हो गए हो, यहाँ पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। चलिए ठीक है, अब आ गया, अब आ यस गई ना सर। आवाज? हाँ, तो इसको, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ध्यान देना, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड, ठीक है ना। तो अगर स्पीड बढ़ गई, सोचो, मुझे बताना कि स्पीड बढ़ी तो मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसकी स्पीड बढ़ेगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, ध्यान देना, इट्स स्पीड विल इंक्रीज, इंक्रीज हो जाएगी। और इसकी क्या हो जाएगी, ये उल्टा रोटेट कर रहा है तो इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये कर रहा है इस तरफ, तो इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ, मैग्नेटिक। बात आ रही है समझ में? तो इसको अपनी स्पीड घटानी पड़ेगी। बात समझ में आई?
अब मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर स्पीड बढ़ रही है या घट रही है तो मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ध्यान देना, अब ध्यान से समझना इस चीज को। अगर याद होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट ना मैंने आपको बताया था, ध्यान देना क्या था। याद है किसी को फॉर्मूला? सर याद कैसे, हम तो याद जैसी चीज रखते ही नहीं, हमारी लाइफ में ही नहीं है ऐसी कोई चीज, है ना। ये कहाँ बताया था? ये पहले दिन बताया था एम्पियर हाइपोथेसिस में। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिज्म क्यों शो करते हैं। ये होता था मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। समझ में आया? और ये क्या था? एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रहा है? और इस E/2m को क्या बोला था मैंने? एक नाम दिया था, एक रेशो था, ये क्या बोला था? गैरोमैग्नेटिक रेशो था शायद, ऐसा ही था। हाँ, गैरोमैग्नेटिक रेशो था, ठीक है ना, E/2m। अब ध्यान दो, ध्यान से समझना। इस फॉर्मूले से एक चीज पता चलती है कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम पता है तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट एटलीस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है घट रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? अब मुझे बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन का क्या फिक्स्ड है? चार्ज फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है, रेडियस फिक्स्ड है, लेकिन क्या बढ़ रहा है? स्पीड बढ़ रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है? बात आ रही है समझ में? स्पीड बढ़ रही है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आई? अच्छा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में था? नीचे की तरफ था। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे की तरफ था। बात समझ में आ रही है? तो इसका क्या हो जाएगा? अब बढ़ जाएगा। तो यहां लिख दे रहा हूं, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा, बढ़ा तो मैं देखिए क्या लिख रहा हूं, m प्लस dm। कुछ dm मतलब कुछ एक्स्ट्रा मोमेंटम बढ़ गया। बात समझ में आई? लेकिन डायरेक्शन उसकी किस तरफ रही? इसी तरफ रही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसका क्या हुआ? इसकी स्पीड क्या हुई? घट गई। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंटम, सॉरी डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डिक्रीज कर गया। अच्छा, था किस तरफ इसका? ऊपर की तरफ। पहले था m, अब घट गया -dm। बात समझ में आई? तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ा। स्पीड के बढ़ने के कारण जैसी फोर्स, जैसी आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगी किस डायरेक्शन में? अंदर की तरफ। टू कीप दी ऑर्बिटल रेडियस सेम इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड। स्पीड बढ़ने के कारण इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ा, इसका घटा। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन तो सेम है, तो इसका हो गया m प्लस डी एम और इसका कितना हो गया? m माइनस। अब दोनों को कंबाइन करो, अब दोनों को कंबाइन करो। अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो देखिए यहां बना रहा हूं, ठीक है ना, यहां बना दे रहा हूं। अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो देखिए क्या होगा। नेट डायपोल मूवमेंट कितना आएगा? m प्लस डी एम। ये ज्यादा है ना, ये है नीचे की तरफ, ये है ऊपर की तरफ। तो क्या करूंगा? दिस माइनस दिस। अगर इसमें से इसको माइनस करूं तो क्या आता है? 2। देखिए ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिट हो गया, ये है मैग्नेटिक फील्ड,
और दिस माइनस दिस, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ आएगा, कितना, m प्लस डी एम माइनस m प्लस डी एम। तो नेट कितना हो गया, किस तरफ, नीचे की। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना किस तरफ डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बात आई समझ में कि नहीं है, ये कारण है इसका, आया समझ में कि नहीं आया, फिर बता देता हूं, ध्यान देना। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या शो करेंगे, डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसे ही मैग्नेटिक, पहले बिना मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो रहा था, बिना मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के डाइपोल मूवमेंट क्या हो रहा था, कैंसल आउट हो रहा था। बिना मैग्नेटिक फील्ड के दोनों का डाइपोल मूवमेंट कैंसल आउट कर हो जाएगा। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो एक का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा, जिसका, जिस इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था उसका डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा, और जो जिसका डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था उसका घटेगा। तो जब दोनों को आप कंबाइन करोगे तो नेट डाइपोल मूवमेंट पूरे एटम का किस डायरेक्शन में आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आया। समझ में आया, ये है रीजन डाइपोल मूवमेंट डायमैग्नेटिज्म का शो करने का। बात आई समझ में। चलिए अब ब्रेक है। 5:54 पे स्टार्ट करें, 4:50 हो जाता ओके, हाफ एन आवर ब्रेक है, ठीक है, हाफ एन आवर ब्रेक है, ठीक है। विल स्टार्ट एट 4:54।